Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiyani, your English educator. Dear class 9 students, इस वीडियो में जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का एक नया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। एज यू ऑल नो, पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, तो उस वीडियो को ज़रूर से पढ़ के आना क्योंकि सर्वनाम समझने के लिए संज्ञा को समझना भी ज़रूरी है। सो अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया हो, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है प्रीवियस वीडियो की। अब ये सेशन में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोनाउन की क्या ज़रूरत पड़ती है, लाइक व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स, प्रोनाउन के काइंड्स एंड एट लास्ट हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। ऑलराइट, नाउ अगेन एज यू ऑल नो, इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो को जितनी बार देखो उतना कम है, यानी समझते जाओ और अपने नोट्स बनाते जाओ। अब पलक मैम ने एक चीज कही थी कि प्रोनाउन को पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा नाउन। तो ये सब क्या होते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो शुरुआत में हमने देखा था सिलेबस ओवरव्यू करके, तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये करके आपने सुना होगा, है कि नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये ग्रामर का बेस बनाते हैं। तो इसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने पढ़ाया है वो है नाउन, जो पिछले वीडियो में है। अब नाउन के बाद अपन पढ़ते हैं प्रोनाउन, जो कि आपका ये सेशन है। तो तुमको एक बात तो थोड़ी दिमाग में खटकती होगी ना कहीं कि मैम नाउन एक वर्ड है और प्रोनाउन में भी कहीं ना कहीं देखो नाउन आ रहा है, प्रोनाउन में भी कहीं ना कहीं नाउन तो आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ तो रिश्ता होगा। यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। प्रोनाउन आए हैं एक समस्या को दूर करने। यार सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, नोबिता के पास तो डोरेमोन है, हमारे पास अपने मम्मी पापा है कि नहीं। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे ग्रामर की समस्या को दूर करने कौन आया है, प्रोनाउन को। अब बोलो मैम समस्या भी बता दो, हमें तो नहीं समझ आ रही। तो समस्या कुछ यूं है कि मुझे जो है, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, उसके बारे में मुझे 5 पॉइंट्स लिखने हैं। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, बोला ये बढ़िया सा स्टूडेंट है, इसके बारे में कुछ 5 पॉइंट्स लिख के बताओ। मैंने कहा भाई ठीक है लिख देंगे। स्टूडेंट का नाम है अमन, ठीक है। तो मैंने बताया कि अमन स्टडीज इन क्लास 9th, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे दूसरी बात कहनी थी कि अमन लिव्स इन पटना, ठीक है भाई, ये भी लिख देते हैं, अमन लिव्स इन पटना। अब बातें तो मुझे पूरी अमन के बारे में करनी है। अब मैं बताऊंगी कि अमन इज गुड इन इंग्लिश, तो मैंने फिर से इसी का नाम लिया, अमन इज गुड इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है अमन। फिर मेरे को लिखना है कि अमन जो है, बोलो मैम बस करो, कितनी बार अमन बोलोगे, अगर 5 की जगह 50 सेंटेंस लिखने हो तो हर जगह अमन बोलते रहेंगे। अमन इज गुड इन इंग्लिश, अमन हैज 3 फ्रेंड्स, अमन इज दिस, अमन इज दैट, कितनी बार अमन, कुछ भी बोल लो, अब ये नाम फिर से मत बोलना। सो इसी दुविधा को दूर करने के लिए कि बार बार अमन भी नहीं कह सकते, तो इसे मैं क्या कहूँ, इसे मैं और क्या नाम दे दूँ। तो प्रोनाउन ने कहा डोंट यू वरी, आप क्या करो, अमन क्या है भाई ये बताओ हमें। मैंने कहा भाई अमन तो एक लड़का है, तो ये लड़का है तो इसकी जगह लगा दो ही, यानी पहले सेंटेंस में भले ही इसका नाम ले लो ताकि जनता को पता चल जाए कि आप किसकी बात कर रहे हो, अमन की बात कर रहे हो। तो पहले में तो मैंने कह दिया अमन स्टडीज इन क्लास 9th, लेकिन दूसरे ही सेंटेंस से मैं इसे अमन ना कह के क्या कहूंगी, ही लिव्स इन पटना। सो ये जो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं, है ना, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। अब अमन तो लड़का था, ही यूज कर लिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अमन की जगह मान लो अगर सिमरन बोलती मैं, तो सिमरन लड़की का नाम है, तो सिमरन की जगह बार बार सिमरन बोलने से अच्छा मैं क्या बोलती, शी। सो इसी तरह से हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, नाउन के तो पढ़ चुके हैं पहले। एंड मेरा पर्पस ये था, ये 2 मिनट जो मैंने आपको बताया ना, कि कोई चीज़ यूज़ क्यों होती है, हमारे दिमाग में ये सवाल रहता है मैम ये पढ़ क्यों रहे हैं यार, इसका रीज़न क्या है। तो प्रोनाउन आया क्यों, नाउन तो काफ़ी था, प्रोनाउन की क्या ज़रूरत, इस समस्या को दूर करने के लिए
कि बार बार इफ यू आर टेकिंग रिपीटेटिवली, ये कौन सी चीज है, रेपिटेशन। तो किसी भी चीज को, यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर में शादी है ना, तुम्हारी दीदी की शादी है, तुमने बढ़िया बढ़िया लहंगे बनाए, कपड़े बनवाए, दूसरी बार किसी की शादी होती है, बहुत ही मुश्किल से हम उन चीज़ों को फिर से पहनते हैं, है कि नहीं। नए कपड़े चाहिए, या उसी लहंगे के, उसी साड़ी का तुमने लहंगा बना दिया, लहंगे का ये बना दिया, है कि नहीं, करते हैं कि नहीं। तो सेम तरह से ग्रामर में भी रिपीटेशन होने से बचना है हमें। बार बार रिपीट करते हैं तो वो इफेक्टिव इंग्लिश नहीं कहलाती है। घड़ी घड़ी तुम एक ही चीज बोलो, सुनने वाला भी परेशान हो जाएगा, है कि नहीं। एक ही भाषण, अगर एक ही बात पलक मैम 100 बार बताएं तो तुम भी बोर हो जाओगे, है कि नहीं। तो सेम तरीके से यहाँ पे रिपीटेशन को दूर करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो वजह समझ गए, किसी के होने की वजह भी तो होती है ना। तो सेम रीजन हमको समझ आया। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी एक्चुअल डेफिनेशंस की। चलिए भाई, अब यहाँ आपकी जो है सुविधा के लिए मैंने जो है इंग्लिश और हिंदी मिक्स लैंग्वेजेस में लिखा है, और इंग्लिश में आपको डेफिनेशन भी दी है। जो शब्द नाउन की पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन को रोकने के लिए उसी के स्थान पर यानी उसी की प्लेस पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। A pronoun is a word that is used in place of a noun to avoid its repetition. ये इसकी definition है. If you guys want, you can totally note it down. एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ मैंने हिंदी में सिर्फ आपकी सुविधा के लिए दिया है। एग्जाम इंग्लिश का होगा तो हिंदी में मत लिख के आना है ना, डेफिनेशन आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, विमल वेंट टू अ गार्डन एंड ही प्लग्ड सम फ्लावर्स। तो यहाँ पे बेटा विमल क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, और कौन सा वाला नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि किसी का नाम है ये। एंड ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन। सो उपर्युक्त वाक्य में ही शब्द विमल संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। सो दिस इज प्रोनाउन। आई होप दिस इज क्लियर। तो मुझे लगता है इन 5 मिनट में या 2 मिनट में जो है आपको इतना तो समझ आ गया कि मैम प्रोनाउन के होने की वजह क्या है, ताकि अब जब तुम पूरा लेक्चर देखोगे तो तुम्हें इरिटेशन नहीं होगा कि मैम पढ़ क्यों रहे हैं ये। आई होप इट इज क्लियर। चलिए भाई, आगे आते हैं। प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब कितने प्रकार हैं मैं आपको बताती हूँ। प्रोनाउन के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितने टाइप्स आपको पढ़ने जरूरी हैं उतने मैंने आपको बताए हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। पहले हम शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इस चीज का मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप जो है ना अपने हिसाब से इसे लिखते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने सितारे मिले उतने लगा दो। क्यों? क्योंकि आपने ये वर्ड सुने होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नरेटर किस लैंग्वेज में कहानी को बोल रहा है। जब इंग्लिश में अपन लिटरेचर पढ़ते हैं, कहानियां, तो बोलते हैं ना द स्पीकर इज स्पीकिंग इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तब तो समझ नहीं आता मैम पहला इंसान, दूसरा इंसान, पता नहीं किसकी बातें करते रहते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी व्हाट आर दीज पर्सन्स। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। याद कीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है हमारी, अभी हम पढ़े थे भाई, पिछले ही वीडियो में हम पढ़ के आए हैं। नाउन के उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, यानी जो प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक प्रोनाउन है। व्यक्ति यानी कौन, एनी पर्सन, एनी लिविंग बीइंग, यानी मैं हो गए, आप हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, स्कूल के लोग हो गए, जितने भी व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ किसी थिंग की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन, 3 प्रकार में फर्स्ट पर्सन हम आते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा वक्ता। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से सुनना। देखो, मैंने आपको क्या बताया, पर्सनल प्रोनाउन जो है किसी व्यक्ति को बताते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल वर्ड किसी से तो मिलके बना है बेटा, बहुत आसान है, ये वर्ड पर्सन से मिलके बना है। पर्सन यानी व्यक्ति। तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आराम से सुनते जाओ। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन वर्ड किससे बना है, देखो ये, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर है कि नहीं। पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पर्सन की। अब यार फर्स्ट पर्सन कौन होगा, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ये वीडियो तुम देख रहे हो, ये वीडियो तुम क्यों देख रहे हो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ मैं बोल रही हूँ, तो तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि पलक मैम ने वीडियो बनाया है एंड पलक मैम इसमें जो है कुछ कह रही हैं। अरे भाई, जब तक मैं बोलूँगी नहीं तो तुम सुनोगे कैसे। सो इंसान का पहले बोलना ज़रूरी है। सो बोलने की एक्टिविटी पहले होगी, सुनने की दूसरी। बात समझ रहे हो। बोलने की एक्टिविटी, टू स्पीक विल बी फर्स्ट एंड टू लिसन विल बी सेकंड।
क्योंकि मैं तभी सुन पाऊंगी जब तुम कुछ कहोगे। तो बेटा फर्स्ट पर्सन यानी पहली चीज क्या आती है, कहना, यानी टू स्पीक। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो वक्ता होता है, जो खुद बोलता है। यहां देखो क्लियरली बताया है मैंने, वक्ता यानी कहने वाला, जो प्रोनाउन अपने लिए प्रयोग करता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यानी जो बोल रहा है। अभी कौन बोल रहा है इस वीडियो में, मैं बोल रही हूं, तो मैं फर्स्ट प्रोनाउन हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन हूं, आई, मी, माई, माइन, ये हो गया। एंड फर्स्ट पर्सन में हम भी आते हैं। मान लो अभी मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ 2-3 टीचर्स और आ गए, है कि नहीं, मेरे साथ इंग्लिश के और टीचर्स आ गए, निशा मैम आ गई, वेदांत सर आ गए, ठीक है, और साथ में आगे खड़े हो गए, तो मैं क्या कहूंगी, हम साथ में है ना, तो हम को क्या कहूंगी मैं, वी, अस, आर, आर्स। तो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, जो वक्ता होते हैं, यानी जो कहने वाला होता है। सो अपने लिए प्रयोग करेंगे हम, वो फर्स्ट पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आत्मकथा किसी की अपन सुनते हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आत्मकथा उन्होंने कैसे लिखी होगी, खुद लिखी होगी, खुद बोल रहे होंगे, तो यहाँ पे वो होगी फर्स्ट पर्सन में, वो आए करके बताएंगे उस बात को। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट पर्सन समझ आया, पहला कौन, जो बोलेगा, पहला कौन, जो बोलेगा। सो आई, मी, माइन, वी, अस, आर, ये सब हो गए फर्स्ट पर्सन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आते हैं दूसरा पर्सन। तो वही मैंने बात बताई, पहला बोलेगा तो दूसरा सुनेगा। तो सुनने वाला कौन होता है, श्रोता जिसे हम कहते हैं। सो श्रोता के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं वे सेकंड पर्सन प्रोनाउन किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हूं, तो सुन कौन रहा है बेटा मुझे, तुम लोग सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो जाओगे, यू। अगर मैं किसी एक बच्चे को कहूंगी तो यू, बहुत सारे बच्चे होंगे, यू, योर, योर्स। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब सवाल आता है, मैम फर्स्ट पर्सन तो ठीक है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन कहां से आ गया मैम। बेटा थर्ड पर्सन वही है जो दो दोस्त मिलके तीसरे की चुगली करते हैं ना, वो है हमारा थर्ड पर्सन। यानी जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा इंसान, जो फिल्म में तीसरा इंसान है, वो है हमारा थर्ड पर्सन। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जा रही है, तुम और मैं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो किसी और जो है लड़की की बात कर रहे हो हम, तो वो कौन हो गया, हमारा थर्ड पर्सन हो गया। जैसे ही, हिम, हिज, शी, हर। मान लो मैं लड़की की बात कर रही हूँ, शी, हर, ये सब मैं यूज कर सकती हूँ ना उसके लिए। या फिर हम किसी और की बात कर रहे हैं, देम, देयर, दे, इट, इट्स, ये सब हो गए थर्ड पर्सन। सो बात समझ आई। फर्स्ट पर्सन कौन, जो बोलेगा, सेकंड कौन, जो सुनेगा, यानी सेकंड पर्सन, यानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ, एंड थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम दो मिलके बातें कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एंड ये बोलो मैम ब्रशअप और कैसे हो जाएगा, सुन तो लेते हैं, समझ लेते हैं, याद नहीं रहता है। याद तब रहेगा जब अपन क्वेश्चन लगाएंगे, तो हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चाहो तो आप ये सब कुछ नोट डाउन कर सकते हो। एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को याद करने का जो मैंने तरीका बताया है, ये मत भूलना, क्योंकि ये ही बोलते हैं ना, एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा खजाना होता है जो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि हर बार ये चीजें आती हैं, तुम अभी प्रोनाउन में नहीं पढ़ोगे इसको, सिर्फ आगे कुछ भी टॉपिक ले लो तुम, सब्जेक्ट वर्ग, एग्रीमेंट में तुम्हें पढ़ाऊंगी, मॉडल्स पढ़ाऊंगी, इन सब में आएगी ये कहानी, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप के प्रोनाउन होते हैं। पहला तो अपन समझ गए पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड प्रोनाउन जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जिन्हें हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब निजवाचक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसमें ना कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा खुद पे सेंटर्ड होके बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ या सेल्व्स जुड़ा हो, और इजी ट्रिक बता दी, ऐसा कोई भी प्रोनाउन जिसमें सेल्फ वर्ड या सेल्फ वर्ड सेल्व्स जुड़ा हो एज अ सफिक्स। सफिक्स यानी क्या, जो आखिर में लगते हैं और जो प्रकट करे कि काम प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है और अन्य पर नहीं, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, यहां मैंने क्या कहा, आई कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन, मैं खुद की बात कर रही हूं। हर्ट किया, किसे हर्ट किया, अरे खुद ही को हर्ट कर दिया, माई सेल्फ, तो सेल्फ आया लास्ट में, यानी ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बेटा जितने भी वर्ड जिसमें जैसे देखो और क्या बता सकते हो, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स,
हिमसेल्फ, जहां जहां भी एंड में सेल्फ आएगा ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखो, और देखो सेकेंड, दे विल हर्ट देमसेल्व्स, वे खुद ही को हर्ट करेंगे। हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना, वे और देमसेल्व्स क्या हो गया, खुद ही को। अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ, अरुण ने खुद ही को पनिश्ड कर दिया। शी हिट हरसेल्फ, उसने खुद ही को मार दिया। जैसे हिंदी में कहते हैं ना खुद ही को, तो यहाँ पे हरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ। तो सिंपल सा तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिन प्रोनाउन के आखिर में जो है सेल्फ या सेल्व्स आए वो क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और व्हाट यू कैन कॉल देम एज निजवाचक सर्वनाम। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो तुमको ये टाइप्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो तुमको एग्जाम में ये सेकंड लाइन दे दी और बोल दिया बताओ इसमें कौन से प्रोनाउन यूज हैं। तो एक तो दे यूज है, दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और देमसेल्फ क्या हो गया यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक चार्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इफ यू गाइस वांट, मैं आपको टाइम भी देती हूँ ताकि आप जो है अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसमें। अब ये चार्ट क्यों है, इस चार्ट में मैंने जो है ना आपको प्रोनाउंस की कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो। एग्जांपल कैसे, प्लूरल और सिंगुलर को नजर में रखते हुए। तो तुमको छोटे से मैं रूल्स बता दे रही हूँ बेटा, सिंगुलर अगर किसी को अभी तक नहीं पता हो तो देख लो। जो अपन हिंदी में एक वचन कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, एंड हिंदी में जिसे हम बहुवचन कहते हैं उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्लूरल। ओके, बात समझ आई कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लो, यहां से चार्ट में देखो, इधर चार्ट में आ जाओ। यहाँ पे पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चार्ट समझना मेरे साथ। यहाँ नंबर दिया है यानी सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ दिया है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ दिया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन के वीडियो में हम समझ चुके हैं, तभी मैंने कहा था उस वीडियो को भी अच्छे से देख के आना, ठीक है। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में सिंगुलर यानी कोई एक, तो आई हो गया, फर्स्ट पर्सन में एक। और अभी मैंने जैसे कहा मैं और 2-3 टीचर्स को साथ में बुला लूं तो हम है तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन अब हम क्या हो जाएंगे, बहुवचन में, एक से ज्यादा, तो मैं क्या बोलूंगी, वी। तो इसी टाइप से मैंने जो है ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। सिंगुलर और प्लूरल में यू यू ही रहेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी यू यू रहेगा। पॉजेसिव में क्या होता है, मैं पोजेशन का तुमको मतलब बताती हूँ। पॉजेसिव वर्ड एक दूसरे वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या, होना। जैसे मेरी क्या क्या पोजीशन है, भाई मेरे पास क्या क्या है, कि मेरे पास घर है भाई, ये है वो है, मेरे पास पेन है अपनी, मेरे पास किताबें हैं, है ना, पोजेशन, कुछ होना। तो जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, तो ये क्या हो गया, पोजेशन। तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दिए हैं, माई माइन, आर आर्स, योर योर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट्स इट्स, देयर देयर्स। तो ये सारे डिफरेंशिएशन आपको आने चाहिए। एंड लास्ट देखो जो अभी हम पढ़ के आए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माय का क्या बन जाएगा, ये देखो लिंक देखना यहां से, माय का क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। आर का क्या बन जाएगा, आर सेल्व्स। यू का योर सेल्व्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। सो ये सारी चीजें मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। चार्ट जो है मैंने सिर्फ आप लोग के लिए रखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी नोटबुक में बना लें और इसको जो है अच्छे से बार बार देखते रहें। तो होता है ना जैसे केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल रखते हो, तो वैसे आप इसमें रखना, प्रोनाउन को अपने आसपास रख देना, कहीं प्रिंट आउट निकाल लो या खुद ही बना लो, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज है तभी मैंने आपको बताई है। आगे आ जाते हैं थर्ड वाले टाइप के प्रोनाउन पे, जो कि काफी ईजी है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन। अब इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एम्पैथी वर्ड का मतलब आप समझते हो, यानी आप किसी के साथ अपना कोई भाव बता रहे हो। जैसे वे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्व्स जुड़ा हो, डिफरेंस समझना, तथा जो कर्ता पर और स्ट्रेस डालते हैं, वे एम्पैथेटिक दृढ़ता सूचक प्रोनाउन कहलाते हैं। कुछ बच्चे रिफ्लेक्सिव और इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कर्ता है ना, कर्ता पर और स्ट्रेस डाल रहे हैं। स्ट्रेस यानी क्या, प्रभाव डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को देखो, ये लाइन क्या दी है, आई माई सेल्फ विल डू इट और आई विल डू इट। ये देखो, इन दोनों लाइन को देखो 2 मिनट। भाई आई विल डू इट, मैं ये कर लूंगी,
क्या ये लाइन गलत है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी को मुझ पर भरोसा नहीं है कि भाई मैं ये काम करूंगी या नहीं करूंगी, है ना। उनको लगता है कि वो जाएंगे और मैं काम नहीं करूंगी, मैं सोती रहूंगी, है कि नहीं। तो मैं मम्मी को कहती हूँ उठ के कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही कर लूंगी ये काम। सो यानी यहां मैं क्या कर रही हूं, मैं करता हूं और मैं खुद पर स्ट्रेस डाल रही हूं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, मदर कुक्स द फूड फॉर हर सेल्फ, मम्मी जो है फूड किसके लिए बना रही है, खुद के लिए बना रही है। ही सॉ द किंग हिमसेल्फ, अब यहां तक तो बात ठीक थी ना। ही सॉ द किंग, उसने किंग को देखा, कैसे देखा, खुद ही देखा, उसने खुद किंग को देखा है। कभी सुनते हो मूवीज में कहता है अरे मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, तो तुमने अपनी तो कह दिया एक बार, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अरे बात एक ही है, लेकिन हम थोड़ा बोलते हैं ना, बात पे प्रभाव डाल के कह रहे हैं, क्योंकि सामने वाला शायद विश्वास नहीं कर रहा, तो हम और प्रभाव डाल के यानी स्ट्रेस डाल के कह रहे हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल देखो, दे देमसेल्व्स रोट द लेटर, उन्होंने खुद ही वो पत्र जो है लिखा है, ठीक है। तो जहां पे भी हम कर्ता पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, दोस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर एम्पैथेटिक प्रोनाउन। इज इट क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, जो कि हम अपनी आम भाषा में अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेशन करना यानी क्या, संकेत देना, तो संकेतवाचक प्रोनाउन। अब संकेत क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये जो किताब है ये यहाँ पड़ी है, या वो वाली किताब लेके आना, वो जो उधर रखी हुई है। सो ये संकेत देना, इसे ही हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई इंसान भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से वर्ड्स आएंगे, दिस, दीज, दैट, दोज, सच, एटसेट्रा। और इसके लिए एक बढ़िया सा मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो हम जो है इस इमेज पे फोकस करेंगे। चलिए अब यहाँ देखो, एप्पल रखा है हर जगह, है ना, एप्पल सेब रखा है। एक उंगली आती है, एक पास वाले एप्पल को कहती है दिस इज एन एप्पल। तो दिस इज एन एप्पल का मतलब क्यों हुआ, ये एक एप्पल है, ठीक है। अब वहां पे दूर थोड़ा उधर तक जो है, दूर टेबल पे मान लो एक और एप्पल रखा है, तो यहां पे मैं ये नहीं कहूंगी दिस इज एन एप्पल, भाई वो दूर है, तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज एन एप्पल। बात समझ आएगी नहीं, ये मेरे हाथ में रखा है, ये क्या है, दिस इज अ पेन, ले लो ना, दिख रहा है, लेकिन उधर कोने में दूर में एक और पेन रखा है, तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज अ पेन। तो ये मैं संकेत दे रही हूं, तुमको पता चल गया पलक मैम वो कोई दूर सी चीज रखी है वहां बता रही है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ एक है या तीन है, भाई तीन है, तो यानी सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल, एक वचन से बहुवचन। तो अब मैं दिस की जगह बस फर्क क्या आ जाएगा, है तो मेरे हाथ में ही, लेकिन क्या बोलूंगी, दीज आर एप्पल्स, क्या बोलूंगी, दीज आर एप्पल्स। और एक चीज याद रखना, एन हट जाएगा यहाँ पे, अब आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन आ गया। सो दीज आर एप्पल्स, एंड यही तीन सेब थोड़ी दूर रखे हैं, तो मैं क्या कहूंगी, दोज आर एप्पल्स। फर्क समझ आया, डिफरेंस। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक हम लोग अपने टाइम से पढ़ते हुए आए हैं कि कैसे समझना है, दिस, दैट, दीज, दोज का डिफरेंस कैसे पहचान सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो किसी भी चीज में आप संकेत दे रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करती हूँ आप सभी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं, कुछ नोट लेते चलना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हर जगह पे किसी किसी प्रोनाउन में किसी जगह पे कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है, किंतु यदि उपयुक्त शब्द किसी नाउन के पहले आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या कहा मैंने, प्रोनाउन क्या होता है, कॉन्सेप्ट मत भूलना, बेस मत भूल जाना है। तुम जो है आगे वाली मैथ्स ट्रिग्नो पढ़ने के लिए प्लस माइनस थोड़ी ना भूल जाओगे, प्लस माइनस तो याद रहेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो भले ही। तो वैसे ही कहा, प्रोनाउन के प्रकार तो पढ़ रहे हो, लेकिन प्रोनाउन मत भूल जाना क्या होता है। व्हाट इज प्रोनाउन, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें नाउन भी यूज्ड है और तुम उसमें प्रोनाउन भी लगा रहे हो, तो अब हम उसे प्रोनाउन नहीं कहेंगे। क्या समझ रहे हो मेरी बात? प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज हो। लेकिन ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां नाउन भी होता है लेकिन उसकी जगह एक प्रोनाउन भी, जैसे माए क्या है। आज मैं किसी भी बच्चे से अभी पूछूं कि माए क्या है, बोलेगा मैम ये एक प्रोनाउन है। इस जगह पे माए प्रोनाउन नहीं होगा, माए बन जाएगा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
सिर्फ इंफॉर्मेशनल बात है जो आपको याद रखनी है। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि इसमें जो है दिस शब्द आपका क्या है, यहां पे देखो, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस बुक इज माइन, दिस भी एक प्रोनाउन है फिर तो मैम। सो यहाँ पे दिस बुक इज माइन, ये जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन जो बुक के पहले ये वर्ड आया है। बात समझो मेरी। देखो भाई, कभी कभार ऐसा होता है ना, दो लोग जो लड़ाई करते हैं उनको अपन साथ में नहीं रख सकते, है कि नहीं? तुम्हारे ग्रुप में होंगे ऐसे कुछ दोस्त कि ये दोस्त लड़ते हैं, भाई जब भी आउटिंग पे जाना हो तो इन दोनों को अलग अलग लेके जाओ या इन दोनों में से किसी एक को लेके जाएंगे। होता है ना, किसी दो की नहीं बनती है। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जब हम एक प्रोनाउन को, जैसे मान लो दिस हमने यहाँ पे लिया है और बुक लिया है, बुक नाउन है, दिस प्रोनाउन है, ठीक है? अब यहाँ पे द थिंग इज कि दिस और बुक दूर दूर है, इनके बीच में दो दोस्त खड़े हैं, इज और माय, तो ठीक है, इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। तो दिस बोलेगा मैं प्रोनाउन हूं, बुक बोलेगी मैं नाउन हूं। लेकिन द मोमेंट ये दोनों पास में आ गए, कब आए देखो, दिस बुक इज माइन, तो दिस और बुक पास आ गए, दोनों लड़ते हैं। दोनों लड़ते हैं तो नाउन ने कहा मैं तो नाउन रहूंगा, दिस ने कहा मेरा नाम बदल दो, अब मैं प्रोनाउन नहीं हूं, अब मैं क्या हूं, एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करूंगा। यानी कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बात समझ आई? नाउन और प्रोनाउन साथ में अगर यूज कर लिए तो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दूर दूर है यानी उनके बीच में कुछ शब्द हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, ये कुछ नोट करने वाली बातें हैं। फिफ्थ हम आते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, उससे पहले हमें समझना होगा डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, तो इनडेफिनिट हो गया अनिश्चित, तो इसलिए हम इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय मतलब क्या, जिसका कोई अता पता नहीं होता है। जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे मैंने कहा सम आर बोर्न ग्रेट, सम यानी क्या, कुछ ऐसे लोग हैं जो महान पैदा होते हैं। मैम कौन, कुछ पता नहीं, मैं ऐसी जनरली बात कर रही हूं, है ना? सो सम क्या हो गया यहाँ पे हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। मैं बात तो कर रही हूँ किसी व्यक्ति की, लेकिन एकदम पर्टिकुलरली नहीं, मैंने पॉइंट आउट नहीं किया कि ये 5 लोग जो हैं ये महान है, मैंने कहा सम आर ग्रेट। नेक्स्ट इज फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, यहाँ पे फ्यू वर्ड जो है क्या हो गया हमारा इनडेफिनिट। फ्यू एस्केप्ड यानी कुछ लोग जो हैं बिना हर्ट हुए, यानी बिना उनको चोट लगे भाग गए यहाँ से। सो फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट। मैम कौन, पता नहीं, फ्यू यार कुछ होंगे 10-15, एग्जैक्ट नहीं पता। नेक्स्ट इज somebody knocked at the door। अब यार भाई दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, दरवाजा बंद है, मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या कहा, somebody, यानी कोई जो है डोर पे नॉक कर रहा है। None of his poems were well known। none यानी क्या होता है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब मैं एग्जैक्ट पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक अंदाजा दे रही हूँ। ऐसे वर्ड्स जो इनडेफिनिट हैं, जिनमें आपको निश्चित नहीं है कोई वैल्यू, है ना, देर आर सम एप्पल्स ऑन दी टेबल, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। इस टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट हम आते हैं 6th टाइप के प्रोनाउन पे, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। होपफुली आप लोग को जब नाम पढ़ते हो ना तो कुछ इमेजिनेशन होती है। जैसे बचपन में हम बोलते थे ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो क्यों बोलते हैं, ताकि हमारे दिमाग में इमेजिन हो, लाइक ए फॉर एप्पल है भाई, बी फॉर बॉल है। तो सिमिलरली बेटा जब बड़े हो जाते हैं ना तो रटना छोड़ दो। रटने का जो कंसेप्ट है ना वो आगे आता है, उसे रटना नहीं कहते, उसे याद करना कहते हैं। देखो याद कैसे करते हैं, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, जब तुमने इसको समझ लिया, पलक मैम ने कॉन्सेप्ट समझा दिया, समझने के बाद बस उसे थोड़ा याद करो। रटना इज व्हाट, बिना समझे बिना देखे हर लाइन को अपन रट रहे हैं, बिल्कुल छाप रहे हैं दिमाग में। अब मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड कभी सुना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, बांटना, कुछ विभाग करना। तो ये वही सर्वनाम है जिन्हें हम कहते हैं विभाग सूचक। जो प्रोनाउन कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक अथवा कोई एक की बात कर रहे हूं, यानी या तो मैं किसी एक की बात कर रही हूं, किसी की भी बात नहीं कर रही हूं, ऐसा बताने के लिए जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूं तो इस टाइप के प्रोनाउन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल ईच, नाइदर, आइदर। फॉर एग्जांपल देखो भाई, ईच ऑफ यू कैन गेट अ प्राइज, यानी तुम जितने स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हो आज, ईच ऑफ यू यानी हर एक को,
ईच का मतलब क्या होता है हर एक, तुम हर एक को प्राइज मिल सकता है, तुम सब में इतना पोटेंशियल है, सिर्फ एग्जांपल नहीं मैं सही में भी कह रही हूँ। और प्राइज भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पलक मैम का प्राइज तुम्हारे साथ है। जीवन में सिर्फ प्राइज सक्सेस से कुछ नहीं होता है, आप अगर एक अच्छे इंसान हो, आप में ह्यूमैनिटी है, यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, दैट इज ट्रू। बहुत पैसा आने से सक्सेस नहीं होती है, सक्सेस की डेफिनेशन ही खराब कर दिया है लोगों ने। सक्सेस किसे कहते हैं? जब तुम संतुष्ट हो, तुम सेटिस्फाइड हो। कुछ लोग करोड़पति बन के भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कैसी सक्सेस भाई? तो वही बात है, ठीक है, ये ज्ञान की बात हुई। चलिए, ईच समझ आया, यानी हर एक। अब नेक्स्ट वर्ड आता है नाइदर। नाइदर ऑफ योर टू आंसर्स इज करेक्ट। नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं या एक भी नहीं, कोई भी नहीं या एक भी नहीं। लिख लो इसका मतलब। मैं हिंदी में क्यों लिखती हूँ? क्योंकि अपनी मातृभाषा है भाई, तो इसमें अपने को चीजें याद रहती हैं। नाइदर का मतलब कोई भी नहीं या फिर एक भी नहीं। सो यानी तुमने जो दो आंसर लिखे हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही समझदार, एक क्वेश्चन के दो आंसर लिखाते हैं, ये लिख दिया और लिख दिया कि जो भी सही हो करेक्ट कर लेना। लेकिन मैम बता रही हैं नाइदर ऑफ योर टू आंसर्स इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, थर्ड आ जाओ, ईच ऑफ अस विल गो देयर, यानी हम हर एक इंसान वहां पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स में साइन दिस लेटर। आइदर का मतलब क्या होगा? यहां पे इसका मतलब है कोई भी नहीं, आइदर का मतलब होता है कोई एक। आइदर का मतलब होता है कोई एक। नाइदर आइदर आज तक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पलक मैम ने कंफ्यूजन दूर कर दिया, सिंपल सी हिंदी में मैंने लिख दिया है, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाइदर कोई भी नहीं, आइदर यानी कोई एक। सो आइदर ऑफ योर पेरेंट्स में साइन दिस लेटर। तो स्कूल से लेटर मिलता है ना, तो आइदर ऑफ योर पेरेंट्स यानी या तो आपकी मम्मी या तो आपके पापा, दोनों में से कोई एक इस लेटर को साइन करे। ठीक, क्लियर है? बिल्कुल बात समझ आई? चलो, बहुत शानदार। तो ये कैसे हो गए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवां हम आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना, सवाल पूछना, जो कि मेरे बच्चे करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। सवाल पूछो, जितना सवाल पूछोगे उतने दिमाग में चीजें क्लियर होती जाती हैं। सो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज कमिंग हेयर, तो यहां हो गया हु का मतलब क्या होता है भाई? कौन, कौन आ रहा है यहाँ पे। वॉट इज द मैटर, अरे भाई मसला क्या है, मैटर क्या है, तो वॉट हो गया क्या। विच इज योर बुक, विच का मतलब क्या होता है? कौन सी, इनमें से कौन सी किताब आपकी है। हर चीज का हिंदी में बोलो तो समझ आएगा। whom did you meet yesterday, whom यानी किससे, whom यानी किससे मिलके आए, तो कौन हुआ who, क्या हुआ what, कौन सी हुआ which, किससे हुआ whom। ये सब क्या हो गए हमारे? these are interrogative pronouns। क्यों इंट्रोगेशन? देखो यार, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क लगा तभी इंटरोगेटिव होंगे। मेरी बात को फिर से सुनना, क्योंकि आगे एक और टाइप आएगा जिसमें हो सकता है कंफ्यूजन आए, लेकिन उसे मैं अभी से दूर कर रही हूँ। देखो बेटा, खुद टीचर का एक्सपीरियंस होता है ना, तो तुम्हें बता सकता है कहाँ कंफ्यूजन आने वाला है। सो इफ आई एम सेइंग पे अटेंशन टू दिस, यू नीड टू डू इट। ठीक, इंटरोगेशन प्रोनाउन यानी क्या? इंटरोगेटिव, सवाल पूछने में जब प्रोनाउन का यूज हो। प्रश्न मार्क दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए। एट्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन। जहां कंफ्यूजन आता है उन दोनों को मैं जानबूझकर पर्पसली आपस में साइड बाय साइड रखती हूं। पिछला था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दूसरा इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? हम संबंध बनाते हैं। बेटा रिलेटिव कौन? हमारे रिश्तेदार, चाचा, नाना, दादी, फूफा, तो ये सब क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों? क्योंकि इनसे हमारा कोई संबंध है, कोई मम्मी के भाई हैं, मम्मी के पापा हैं, पापा के भाई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो अब यहां पे क्या फर्क है? तुम बोलोगे मैम ये वर्ड तो हमने पीछे भी देखे। अरे बिल्कुल मानती हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अभी पीछे भी देखे। हु, हुम, हुज, ये तो अभी हमने देखा, वो तो इंट्रोगेशन में है। ये यहां पे कैसे आए? बेटा मेरे, इन वर्ड्स का यूज जब तुम प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने का सबसे बड़ा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। यानी इन एनी सेंटेंस जब तुम्हें क्वेश्चन मार्क दिखे वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे ये। लेकिन जब इन्हीं शब्दों से हम किसी बात का संबंध बताएं, किसी चीज का
संबंध बताएं, अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बता दे, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जब हु, हुम, हुज, विच, दैट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए ना हो, बल्कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हो। जोड़ना यानी रिश्ते बनते हैं ना, रिश्ते जुड़ते हैं, शादी हो रही है, लड़का लड़की की संबंध बन गया, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इस रूप में इनका अर्थ एवं प्रयोग इस प्रकार है। तो रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा हमको डीप में स्टडी करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। पहला है हु, मैंने एक एक को अलग से बताया है सो दैट यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पहला है हु। अब हु जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए हु क्या बन जाता है, कौन। क्वेश्चन पूछने के लिए हु होता है कौन, लेकिन यहाँ पे हु का अर्थ कौन नहीं है, यहाँ हु का अर्थ हो सकता है जो, जिसने और जिनने। कैसे, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। द मैन हु इज कमिंग इज वेरी डेंजरस। द मैन हु इज कमिंग, यानी वो आदमी जो आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे पलक मैम एक बात बताइए, दो सेंटेंस कैसे होंगे। तो बेटा ये दो सेंटेंस है, द मैन इज कमिंग, द मैन इज, या फिर ही इज डेंजरस कर देती हूँ, चलो ही इज वेरी डेंजरस। इसको ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से उड़ नहीं जाए हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो ध्यान से, ये दो वाक्य हैं, द मैन इज कमिंग, ही इज वेरी डेंजरस। मुझे इनको जोड़ना है, मैं कैसे जोड़ूं, एंड नहीं लगाना है, मुझे रिश्ता बताना है दोनों के बीच में। सो मैंने क्या कहा, द मैन हु इज कमिंग, अरे वो आदमी जो आ रहा है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पे हु हमने प्रश्न के तौर पे थोड़ी ना यूज किया, यहाँ पे हु क्या बता रहा है, जो बता रहा है, वो आदमी जो आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। बात समझ आई कि नहीं। एक और एग्जांपल देखो, द थीफ हु हैज स्टोलन माय वॉच हैज बीन अरेस्टेड। वो चोर जिसने, हु का प्रयोग यहां कैसे हुआ, जिसने, वो चोर जिसने मेरी घड़ी चुराई थी वो अरेस्ट हो चुका है। तो यहां पे हु का इस्तेमाल कैसे हुआ, जिसने। ठीक, नेक्स्ट, आई वॉज चाइडिंग द चिल्ड्रन हु टोर द बुक। मैं किन्हें चाइड यानी थोड़ा होता है बोलना डांटना है ना, तो आई वॉज चाइडिंग द चिल्ड्रन हु टोर द बुक। हु यानी क्या, यहाँ पे हो गया जिनने। पलक मैम जिनने क्यों बोला आपने, क्योंकि बेटा चिल्ड्रन की बात है। चिल्ड्रन क्या होते हैं, बहुवचन, प्लूरल। तो प्लूरल में मैं जिसने नहीं कहूंगी, जिनने कहूंगी। तो वो बच्चे जिनने बुक जो है फाड़ दी थी, उनको मैं जो है थोड़ा खड़ी खोटी सुना रहा था, थोड़ी डांट लगा रहा था, समझा रहा था। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं, हु समझ आया। थोड़ा वक्त ले लिया होगा भले ही, लेकिन आज ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हुम। अच्छा, फिर से याद दिला दूं, कौन से प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, भूल नहीं जाना, उसी के टाइप्स हैं। चलिए, हुम, हुम कैसे यूज कर सकते हैं, जिसको, जिनको, जिसे। जैसे आई कॉल्ड द बॉय हुम आई लाइक द मोस्ट। मैंने उस लड़के को बुलाया जिससे, यानी जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, है ना। मैंने उस लड़के को बुलाया जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, यानी मेरी बर्थडे पार्टी है तो मैं उसी लड़के को बुलाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद हो, मेरा फेवरेट हो भाई वो। ठीक है, द लेडी हुम आई सॉ वॉज ब्यूटिफुल। वो औरत जिसे मैंने देखा वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ हम हुम का प्रयोग प्रश्न में नहीं कर रहे हैं, किसी को संबंध बताने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, नेक्स्ट इज हुज। हुज का यूज हम कैसे करेंगे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से सब समझ आ जाएगा, है ना। पीपल हुज रेंट हैव बीन रेज्ड कैन अपील। यानी वो लोग जिनका रेंट बढ़ चुका है, हो सकता है रेंट पे रहते होंगे, और जिनका रेंट बढ़ चुका है वो एक अपील दर्ज कर सकते हैं कि भाई हमारा रेंट क्यों बढ़ाया। द फिल्म इज अबाउट अ स्पाई हुज वाइफ बिट्रेज हिम। हुज यानी जिसकी, तो ये मूवी एक स्पाई के ऊपर है जिसकी बीवी उसको जो है धोखा दे देती है। अ काउ हुज कलर इज ब्लैक लुक्स लवली। एक ऐसी गाय
जिसका, हुज क्या हुआ यहाँ पे, जिसका रंग काला है, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। देखो भाई हमारी गौ माता यहाँ पे। चलिए, द पेन हुज निब इज ब्रोकन इज स्टिल विद मी। वो पेन, हुज यहाँ पे कैसे यूज हुआ, जिसकी, निब को हम क्या कहेंगे, जिसकी। द पेन हुज निब यानी वो पेन जिसकी निब टूट गई है, वो मेरे पास है। ठीक है, तुम्हारी नहीं है, मेरे पास। ठीक है चलो, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट इज विच। विच को कैसे यूज करते हैं, जो, जिसने, जिनने, जिसको, जिनको। ऐसे इसको रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये तो सिर्फ बताने के लिए है। जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मुझसे पढ़ रहे हो, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे पढ़ो पहला चीज, द कार विच आई हायर्ड ब्रोक। वो कार जिसको मैंने हायर किया था वो क्या हो गई, टूट गई। ये रेंट वेंट पे कार लेते हैं ना, तो जो मैंने ली थी रेंट पे, सोचो वो टूट गई। ठीक है, द कैट विच किल्ड द रैट इज म्यूइंग। द कैट विच, यहाँ पे विच आ गया। द हॉर्स विच आई बॉट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो हॉर्स जिसको मैंने खरीदा था बहुत मजबूत है। द बुक्स विच यू वर रीडिंग वर माइन। वो किताबें जो तुम पढ़ रहे थे वो मेरी हैं। तो बात समझ आ गई कि नहीं भाई। आई थिंक एग्जाम्पल में जानबूझ के ज्यादा देती हूँ ताकि तुम लोग पढ़ो और तुमको क्लियर होता जाए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस से, क्योंकि बेटा मेरे यही सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम में आते हैं। ओके, एग्जाम में तुमको डेफिनेशन वगैरह तो कुछ ही पूछते हैं। ग्रामर में डेफिनेशन मुझे नहीं लगता बहुत कम पूछते हैं। मेन तो तुमसे सवाल पूछते हैं डू एज डायरेक्टेड करके, है कि नहीं। इसमें टेंस बताओ, कौन सा प्रोनाउन लगाए ये बताओ, या सही प्रोनाउन लगाओ। चलिए, दैट भी देख लो। दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, द लेडी दैट आई सॉ वॉज ब्यूटिफुल। वो लेडी जिसको मैंने देखा बहुत सुंदर थी। द कार दैट आई हायर्ड। अच्छा, एक चीज देख रहे होगे, इंटरचेंजेबली वर्ड को यूज किया जा सकता है। याद है हुआ, अभी हमने पीछे यही सेम सेंटेंस देखा था, द लेडी विच आई सॉ वॉज ब्यूटिफुल, है ना। द लेडी दैट आई सॉ वॉज ब्यूटिफुल, तो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। द वर्ड्स दैट यू सेड वर यूजलेस। सो यहाँ पे हमने देख लिया रिलेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्पर्सनल प्रोनाउन पे। शुरुआत में याद करो, पहला प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था पर्सनल, वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। अब इसका उल्टा अगर मैंने आई एम लगा दिया, इम्पर्सनल क्या होगा, अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। सो जब कोई प्रोनाउन किसी ऐसे नाउन के लिए प्रयोग में लिया जाता है जो स्वयं अंडरस्टूड यानी अव्यक्त होते हैं, उस समय वे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसको मैं तुम्हें बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैं क्या कहूंगी, इट इज रेनिंग। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंसी बात है, यहां पे इट का मतलब क्या होगा, इट का अर्थ यह थोड़ी ना होगा। देखो, इट का मतलब यूजुअली क्या होता है, इट इज अ बुक। चलो बहुत ही एक छोटी सी बात बता रही हूँ, इट इज अ बुक, इसको हिंदी में बोल के बताओ, जल्दी बोल के बताओ। यह एक किताब है, तो यहाँ पे इट का मतलब क्या हुआ, यह। लेकिन बच्चा मेरे, जब मैंने कहा इट इज रेनिंग, तो मेरा क्या यह मतलब है, यह बारिश हो रही है, यह बारिश, कौन सी बारिश, यह बारिश। अरे यहाँ पे इट का मतलब यह थोड़ी ना होता है, मुझे पता है बारिश किसकी हो रही है, पानी की। तो यानी यहाँ पे कॉमन सेंस है, हमें पता है कॉमनली कि इट किसको दर्शा रहा है, वाटर को दर्शा रहा है, इट इज रेनिंग। एक और एग्जांपल देती हूँ, इट इज 10 o'clock। अब यहाँ इट इज 10 o'clock का ये मतलब थोड़ी ना है कि यह 10 बजे हैं। अरे यह 10 बजे हैं नहीं, घड़ी में 10 बजे हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि मैं अगर टाइम बता रही हूँ तो मैं घड़ी यानी टाइम की बात कर रही हूँ। इट इज 10 o'clock, क्या होगा 10 o'clock, टाइम ही होता है ना। तो ऐसी चीजें जो कि अंडरस्टूड है, स्वयं समझ आती हैं, समझाने की जरूरत नहीं है भाई, तो उन्हें हम कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो यही बात मैंने नोट कराई, जब इट का अर्थ यह ना होकर कुछ और हो, इट का अर्थ यह ना होकर कुछ और हो, तब हम उसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, इट इज रेनिंग में इट कौन है भाई, पानी है ना, पानी ही बरसेगा और क्या बरसेगा। इट इज 10 o'clock, क्या होगा 10 o'clock, टाइम होगा। ओके, चलिए 10th आते हैं हम हमारे लास्ट प्रोनाउन पे, जिसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत इजी है, बहुत इसमें आपको वाइड वेराइटी देखने को नहीं मिलेगी, तो आसान है। इन्हें हम परस्परवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। परस्परवाचक यानी क्या, एक दूसरे से जो है हम परस्पर होते हैं, परस्पर संबंध। जैसे ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों शब्द रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। बहुत वाइड वेराइटी तुमको याद ही नहीं करनी, मैंने आसान कर दिया, 2 वर्ड याद कर लो मेरे लिए। क्या भाई, ईच अदर और वन अनदर। जैसे दीपू एंड हरी
fought each other, यानी क्या, दीपू और हरी एक दूसरे से, यहां पे each other का अर्थ क्या हुआ, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे से। सो ईच अदर प्रायः दो के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। एंड बोलो पलक मैम, वन अनदर कब यूज करेंगे? वन अनदर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी दो से अधिक लोगों की बात कर रहे हो, है ना। यानी अभी तो मैंने दो नाम लिए, एक दीपू है एक हरी है, मान लो मैंने 4-5 नाम और ले लिए, तब मैं क्या कहूंगी, वन अनदर। यानी अगर मैंने कहा दे, सो दे वर फाइटिंग with one another, okay, they were fighting with one another, is it clear? बात क्लियर हुई? चलिए, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ज्यादा नहीं है, दो ही एग्जांपल अपने को याद करने हैं, each other और one another। I hope it is clear। चलिए, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आती जाए, है ना। तो फटाफट से पढ़ते हैं। fill in the blanks with appropriate pronouns। आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, सेंटेंस समझना है और अपने हिसाब से सही तरीके का प्रोनाउन यानी सर्वनाम इसमें लगाना है। चलिए, नंबर 1, मूरत इज अ गुड बॉय, डैश ऑलवेज लिसन्स टू डैश टीचर। तो अब यहाँ पे क्लियरली तुमको बता दिया गया है कि मूरत क्या है भाई, एक लड़का है, एक अच्छा लड़का है। अब दूसरे सेंटेंस में लिखा है डैश ऑलवेज लिसन्स टू डैश टीचर, तो ये डैश किसके लिए होगा, मूरत के लिए। तो मैंने कहा था मूरत क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या कहेंगे, ही ऑलवेज लिसन्स टू डैश टीचर। किसके टीचर को सुनेगा, हिज टीचर, यानी वो हमेशा अपनी टीचर की बात सुनता है। सो पहला वर्ड आ गया हमारा ही एंड दूसरा प्रोनाउन क्या आ गया हमारा, हिज। इज इट क्लियर? चलिए, दूसरा है, एंड ऑनेस्टली बताओ एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही गलत करके आते हो, जबकि इनमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। वेरी इजी। नंबर 2, अमित एंड सुमित आर ट्विन ब्रदर्स, डैश टेक द सेम बैग टू स्कूल। अब दो लड़कों का नाम दिया है, अमित और सुमित क्या है, ट्विन ब्रदर्स हैं। अब अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं, अमित और सुमित ट्विन भाई हैं, वे दोनों जो है सेम बैग लेके जाते हैं, तो वे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, दे टेक द सेम बैग टू स्कूल। ओके, चलिए, नंबर 3, मिली एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, डैश हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। तो यहां क्या कह रहे हैं, मिली एक लड़की का नाम होगा, एंड आई यानी मैं खुद बोल रही हूं, फर्स्ट पर्सन में बोल रही हूं मैं, मिली एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, डैश हैव नोन। तो मिली और मैं अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन में बात कर रही हूं। सो यहां पे हम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वी। ओके, वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। नंबर 4, द मैंगोज आर वेरी सॉर, मैंगोज आर वेरी सॉर यानी आम बहुत ही खट्टे हैं। वेयर डिड यू बाय डैश, यानी आम बहुत ही खट्टे हैं, तुमने इन्हें कहां से खरीदा है। वेयर डिड यू बाय, उन्हें कहां से खरीदा तुमने, उन्हें के हम क्या कहेंगे, देम। सो वेयर डिड यू बाय देम। नंबर 5, I love watching Tom and Jerry. Dash reminds me of my childhood days. बिल्कुल सही बात है, मुझे टॉम एंड जेरी देखना बहुत पसंद है। अब टॉम एंड जेरी क्या है बेटा, एक कार्टून शो है, तो उसके लिए हम ही शी थोड़ी ना कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इट, यानी वो जो है मुझे मेरे बचपन के दिन की याद दिलाता है। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, इट। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो बोलो मैम हमारे लिए भी थोड़ा काम दे दो, तो बिल्कुल आ गया है एक छोटा सा होमवर्क, ताकि मैं टेस्ट कर सकूं आपने जो पूरा वीडियो देखा है इसमें से आपको क्या क्या समझ आया है। सो हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आई बॉट दिस बुक फॉर माई सिस्टर, डैश ऑफन रीड इट टुगेदर। सो इस क्वेश्चन को समझो, हिंदी में भी आप पढ़ के इसको देख सकते हो अपने हिसाब से, एंड मुझे जो है सिंपली कहाँ आंसर दोगे, कमेंट्स करके एक सेक्शन होगा, उसमें आपको सिर्फ जो है यहाँ पे आंसर बता देना है, मैं वहीं पे आके चेक करूंगी। एंड मुझे उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ते ही काफी बच्चों ने जो है ऑलरेडी आंसर दे दिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द वीडियो फॉर प्रोनाउन। होपफुली आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। कीप लर्निंग, डू सबमिट योर होमवर्क, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।